बन गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सबसे सुरमान की बेहतरीन हालत में होंगे, खुशबाश होंगे, राजी बाजी होंगे, फिटफाट होंगे। कैसे हैं आप तमाम अहबाब? देखती आंखों, सुनते कानों और दरकते दिलों को हमेशा की तरह मेरी तरफ से मोहब्बतों बरा सलाम। कैसे हैं आप? फिटफाट हैं? ये कैंसिल है। थैंक यू। ब्रो गिलास दूसरे नहीं मिलेंगे? शीशे वाले लेंगे, उड़ते रहेंगे। ब्रो इसमें केचप तो डालो, एक रख लो ना, उसको डालो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? दूसरा भी डालो ब्रो। ठीक ब्रो, ब्रो थैंक यू ब्रो। कैसे हैं आप तमाम अहबाब और क्या हाल वाल हैं? क्या नई ताज़ी है, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है? अच्छा जी, आतिफ, रशीद, गोगा साहब, अर्शी साहब, परवेज़ भाई, हनीफ भाई, अली भाई और सब तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन जिन के नाम शो हो रहे हैं। मैं नाम ले जा रहा हूँ। बाकी तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्यार है, मोहब्बत है कि वो नीचे मैसेजेस वगैरह लाजमी करें ताकि मैं आप लोगों के नाम वगैरह मेंशन कर सकूं। ख़त्म कर ते इंटरव्यू शुरू कर। वहीद गोंदल साहब, दिल खान साहब, तकीर अली साहब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या हाल वाल है, क्या नहीं चाहती है? सामा थैंक यू सर। सामा ले ले लो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्त। शुरू करना बैक कैमरा करके पहले आपको इंट्रो कराना थोड़ा जा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, जैसे कि आप जानते हैं, बिलाल भाई के छोटे भाई। नहीं ठीक है बस। तो हम भाई बिलाल का अभी इंटरव्यू करते हैं, कुछ बातें इनसे पूछते हैं, इनसे कुछ राय लेते हैं। साथ में अभी इस टाइम हम बैठे हैं। बैक कैमरा कहाँ से? ये रहा, ये देखें, ये बिलाल भाई हैं, इस टाइम फ्राइज़ खा रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई,
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमें मौसम के हालात बताएंगे। मौसम आज जैसा कि आपका अगर कैमरामैन ऊपर दिखाए तो मौसम आपके सामने है। मौसम कि काफ़ी अच्छा है आज। बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मौसम तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज दोपहर में गर्मी थी वैसे ही मौसम ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जी आजकल के जो सियासी हालात हैं सादिकाबाद के, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जब तक ऊपर से कोई फैसला नहीं होता, मामलात नहीं नजर आते, वक्त की सबसे अहम ज़रूरत इलेक्शन है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। बुला रहे हैं ऑनलाइन लाइव। हाँ जी, ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे ज़रा बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की, और जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करना ज़्यादा है। नहीं सर, किसी को कोई इजाज़त नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की बात ना करें हम। सर। मैं ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारना चाहता हूँ। चलें ठीक हो गया, तो फिर आप वो बता दें हमें। क्या जो इस टाइम सियासी हालात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान की सबसे पहली नीड क्या है? कर्ज़ा, अच्छा हुक्मरान, इलेक्शन या कुछ और? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शन है, अच्छा। सेकंड अच्छा हुक्मरान है। तो आप क्या चाहते हैं इलेक्शंस में कौन बेहतरीन इस टाइम बेस्ट ऑप्शन होगा? देखें जी, ये सब चले हुए कारतूस हैं। मैं अगर इन सब में से बात की जाए तो मुझे कोई ऐसा फेवरेट नहीं नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, ये अपने मुल्क और कौम के लिए सोचें और बेहतर अच्छा और बेहतरीन सोचें। तो मैंने आपसे पूछा कि कौन अच्छा होगा, आप कोई एक नाम दें। हमें साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना, ठीक हो गया। 2016 में या 16 के एंड में या 17 के जब भी गई थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो वो बंदा मैच्योर है, संजीदा है, काबिल है, उस बंदे को आना चाहिए। क्या वो मुल्क चोर नहीं है? सर चोर कौन नहीं है, ये बताएं आप मुझे। तो मतलब आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल उन्हीं के चोरों के हाथों लुटती रहे सारी ज़िंदगी? सर माजरत के साथ मैं आपका दिलदारी नहीं करना चाहता, मैं देखने वालों की दिलदारी करना चाह रहा हूँ। ठीक हो जो हमले तोबा नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सादक और अमीन लेके आए थे, ठीक उसने हो क्या किया? देखिए कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी अपनी, लेकिन उन्हें सर, करने नहीं दिया गया। अहमद साहब मेरी एक बात सुनिए। आप घर के बड़े हैं, आप घर के बड़े हैं, आपकी बीवी की दोस्तें, आपकी बीवी के राइट लेफ्ट वाले लोग आपका घर लूटते रहे, तो मैं आपको क्या ईमानदार कहूँगा? आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं मैं डाल लेता हूँ। देखें जी, बात तो आपकी ठीक है। हाँ जी सर, आपसे एक अहमद साहब सोचने की बात है कि आपके नाक के नीचे चोरियां होती रही हैं, डाके डलते रहे हैं और अरबों रुपए के, तो आपको खबर तक नहीं है। फिर आपकी ईमानदारी पे देखें जी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक गवर्नमेंट टीचर है, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। एक गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, वो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बहुत नेक बंदा है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाने नहीं जाता। क्या आप उसे ईमानदार कहेंगे? ईमानदार तो नहीं कहेंगे। देखिए ईमानदारी तो सबसे बड़ी होती है कि अपनी जो ड्यूटी है उसको सरंजाम ईमानदार से देना। हाँ जी ठीक हो गया। अब आपकी बात का मैं जवाब दूँ कि देखें वज़ीर आज़म होता है ना जो मुल्क का, उसको ना एक स्पेसिफिक लोगों से मिलने की ज़रूरत होती है, और वो जो उनको ब्रीफिंग देते हैं ना, उनको सिर्फ वही बात पता होती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि वो ग्राउंड रियलिटी तक आकर देख सके।
उनको बताया गया कि जी आपके दाएं बाएं जो हैं, सबसे पहले तो जहांगीर खान तरीन साहब ये जी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या उन्होंने उन पर एक्शन नहीं लिया? क्या उनको ताउमर उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं करवाया? अच्छा, आगे चले। तो ये काफ़ी नहीं है जो उनको बताया जाए। उनको ना है तो इलेक्शनों से पहले करवा दिया गया था सर, आप हिस्ट्री उठा के पहले देख लें, उनको तो इलेक्शनों से पहले नाअहल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसने बनवाई है अपनी। देखें बिलाल साहब, वो इलेक्शनों से पहले नाअहल हो चुका था सर, आपकी इत्तला के मुताबिक। इलेक्शनों से पहले नाअहल हो चुके थे, लेकिन अब अगर आपके आसपास 100 बंदे हैं जो चोर डकैत हैं, वो आस्ता आस्ता एक प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, जिनके ऊपर केस बन रहे थे, आस्ता आस्ता वो बंदे उठाना शुरू हुए, उनके ऊपर केस शुरू हुए। लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं हम हमारे मुल्क की, कभी भी किसी अशराफिया में से किसी का जो केस तो बन जाता है, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाते हम आज तक। मुझे बताएं आज तक किसी पर साबित हुआ हो? सर वही तो बात है ना कि बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन 3-4 सालों में एक बंदे से भी पैसा रिकवर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया सर? देखें जी, मुल्क अंदर से खोखला है, अंदर जो दीमक लगी हुई है ना, वो कभी भी पाकिस्तान में उतनी जल्दी। अहमद साहब मज़ा तब था ना कि खान साहब को पता लग गया था 2 महीने बाद, 3 बाद, 4 बाद, साल बाद कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा, तो ये अपना सियासी कद बड़ा करते और रिज़ाइन देते। देखें जी, मसला ये था कि वो थोड़े से हैं जज्बाती और अना परस्त, आप कह सकते हैं इगोइस्टिक बंदे। हाँ जी। वो दिखाना चाहते थे कि वो लड़कर बाहर गए हैं, वो उन्होंने कोई हार नहीं मानी अभी तक, उन्होंने अभी तक नहीं हार मानी, ठीक है। अगर वो रिज़ाइन दे देते ना, तो उनके जो सपोर्टर्स थे, जिन लोगों को उनसे उम्मीद थी, वो समझ जाते कि जी हमने अपने कप्तान पर भरोसा किया था, उसने भी हार मान ली। मेरी बात सुनिए, वो रिज़ाइन दे के अपनी कौम को, अपने वोटरों को हकीकत बताते हैं। यकीन करें कि ये अपना सियासी कद बड़ा करते, ये 2/3 अक्सरियत के साथ आते। आपको क्या लगता है कि आने दिया जाएगा कभी किसी को 2/3 अक्सरियत के साथ? सर अगर ये उस वक्त ये स्टेप कर लेते तो कोई शख्सियत नहीं, कोई इदारा नहीं रोक सकता। देखें, अगर वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है ना, तो कुछ भी किया जा सकता है। आपको पता है कहाँ से होता है, कौन करवाता है, कैसे करवाता है? 75 सालों में ये हुआ है। फिर इनको इलेक्शन कौन जितवा के लेके आया? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर अभी आपकी एक अच्छी सजेशन क्या होगी? इलेक्शन करवाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। वो तो नहीं कभी हो सकता। वही हल है ना, अच्छा हल है। फ्री बिलाल और अहमद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, ना कि बैसाखियों के सहारे, अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। लेकिन हर बंदे को अगर हम देखें ना, ज़ाती तौर पर भी ना, वो कुर्सी के लिए आना चाहता है, वो उस कुर्सी के लिए कुछ भी करता है, किसी का भी सहारा लेता है। तो ये सहारा लेकर आते हैं, तो फिर जो इनको सहारा देते हैं वो अपनी बातें मनवाते हैं, और जब ये उनकी बातें नहीं मानते तो फिर वो अपना जो दिया हुआ सहारा है वो उनकी टांगों से निकाल लेते हैं। हाँ जी। तो फिर सबको गिरना पड़ता है, वो भी मुँह के बल। हाँ जी। जब तक कोई हुक्मरान अपनी बलबूते पर नहीं आएगा, हुकूमत में 2/3 अक्सरियत नहीं आएगी, तब तक मेरा नहीं ख्याल, जब तक आइन में तरमीम्स नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आइन में तरमीम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कौन करवाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? ये सियासतदान करवा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। PDM को और PTI को? सबको होना चाहिए सर, कोई PDM नहीं, कोई PTI नहीं, सब इकट्ठे हो, एक बेहतरीन तरमीम करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो आए उसको 5 साल का जो भी उसका मैंडेट है, उसका टर्न्योर है, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ जी। तो फिर अब जो भी आए उसके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो कहाँ से स्टार्टअप लें,
किसी की हेल्प लें बाहर से, खुद कुछ स्टार्ट करें। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान की जो GDP है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो आस्ता आस्ता बंद हो रही हैं। अहमद साहब, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। अहमद साहब, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान लेकिन आपके जो अभी सो कॉल्ड हुक्मरान आपके जो बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो तो इंटरव्यूज़ में अंग्रेज़ों को कहते फिर रहे हैं कि जी हम बिल्कुल उसकी तबाही की दहाई पर खड़े हैं। अगर हमारा मदद ना की गई, दुनिया को चाहिए कि फिलफौर हमारी मदद करे। अगर हमारी मदद ना की गई तो हम तबाह हो जाएंगे, हम ये हो जाएगा। आपने उनका इंटरव्यू देखे वो वाला? सर, मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि कोई भी हुक्मरान आता है ना, वो बाहर जाके ऐसे ही कहता है। कभी ये ऑपरेशन के नाम पे पैसा लेते हैं, कभी फ्लड के नाम पे लेते हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। देखें, मैं ये पूरे होशोबास में कहता हूँ कि पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अच्छी प्लेसेस आ जाए ना, अच्छा हुक्मरान आ जाए, अच्छी लीडरशिप आ जाए, तो ये मुल्क खुद ही खड़ा हो सकता है। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि वो इस हालात में भी अगर काम करने दिया जाए और इनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक हो गया। अहमद साहब, कुदरत की कौन सी चीज़ नहीं मौजूद पाकिस्तान में? कौन सी? लाल, नेक और ईमानदार हुक्मरान। हाँ जी, इस चीज़ की कमी है। बस ये आ जाए तो मुल्क आपके खड़ा हो सकता है। ठीक होगा। लेकिन आज अभी जो हमारे पास ऑप्शन हैं उनमें आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा हुक्मरान है? आजकल एक बात सोचा उठा हुआ है जी, अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। क्या आपको लगता है कि वो नौजवान इस मुल्क को जिस कंडीशंस में है, जिस मुल्क में जो हुक्मरान जो तकरीबन 40-50 साल का जिनका एक्सपीरियंस था वो नहीं चला पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि एक नौजवान बिल्कुल जिसको मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कल्चर का भी नहीं पता वो चला पाएगा? खान साहब से भी बुरा वज़ीर आज़म साबित होगा। खान साहब बुरे वज़ीर आज़म थे? बिल्कुल। किस लिहाज से? अहमद साहब, जब आपको एक वज़ीर आज़म ना पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, ठीक है, फिर उसको ना अपनी प्लानिंग, जब उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी, उसको अपनी प्लानिंग्स बतानी चाहिए थी, उसको अपनी वो तरजीहात बतानी चाहिए थी कि मैं ऐसे करूँगा, मैं इस शोबे को ऐसे लेके जाऊँगा, मैं इस डिपार्टमेंट को, इस महकमे को ऐसे लेके जाऊँगा। वो जब भी आते थे, जब भी तकरीर करते थे, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा। सारा आपको लेकिन जहाँ तक मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया था ना, तो वो मेरे ख्याल से ये करना चाहते थे कि जो चोर हैं जिन्होंने लूटा है पाकिस्तान की कौम को, वो उनको इबरत का निशान बनाना चाहते थे ताकि आगे आने वाली जो भी हुक्मरान हो वो उनसे सबक ले सके। वो चोरी करने से पहले एक दफ़ा सोचे कि भाई मैं क्या करने लगा हूँ, मेरा क्या हाल बनेगा, लेकिन उनको वो करने नहीं दिया गया। अहमद साहब एक मिनट। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक ना काफ़ी अदारे काफ़ी हद तक स्टेबल हुए थे इमरान खान की हुकूमत में, इवन दो कि कोरोना की सिचुएशन थी, फ्लड की सिचुएशन थी, फिर भी सर जहाँ काम होता था ना 100 रुपये का या काम होता था 1000 रुपये का, वहाँ काम हो रहा लाख रुपये का। रिश्वत की रेशो बढ़ी है, कम नहीं हुई। कंट्रोल देखें, मेरा मानना है, मैं भी ये चीज़ें जानता हूँ कि कभी भी कोई किसी भी चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी मकदार को हम कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 गुना या 150 गुना तो मकदारों में इजाफा हुआ है। तो सर हम किस बेहतरी की बात कर रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल से कि जो हुआ है ना वो बहुत लुक छुप के हुआ है, क्योंकि लोगों ने खुले आम पैसा लेना बंद कर दिया था, पैसे ले काम कराना बंद कर दिया था। जो बेबाक जिनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग हैंड था सिर्फ वो ले रहे थे और उन्होंने मार्केट का फ़ायदा उठाया कि काम कोई भी नहीं करवाया, तो उन्होंने वो पैसे ज़्यादा लेना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली तौर पे अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ था, PIA बहुत अच्छा हुआ था, रेलवे बहुत अच्छा हो गया था, आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कितना बेहतर हो गया था, यास्मीन राशिद साहबा ने कितना उसको स्टेबल किया था। इसी तरह जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी, आपका डॉलर 170 पर 150-160 पर रुका हुआ था, आपको पेट्रोल के अंदर उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी 150 की। आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइसेस चल रही हैं पेट्रोल की, ये प्राइसेस इमरान खान की हुकूमत में यही प्राइसेस थी, लेकिन उन्होंने दी हुई थी सब्सिडी,
उस वजह से 150 पे रुका हुआ था पेट्रोल। इन्होंने आगे सिर्फ सब्सिडी ख़त्म की है और ये बुरे बन गए हैं। लेकिन आप देखें कि फ्लड की कंडीशंस में जब पूरा मुल्क सर बंद मैं है। आपकी बात काट रहा हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि नवाज ये पीडीएम ने बहुत बड़ी गलती की है, गवर्नमेंट लेके पीडीएम ने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, इमरान खान बुरी तरह फ्लॉप हो रहा था खुद ब खुद, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है गवर्नमेंट ये लो ऑफ कॉन्फिडेंस ला के और हुकूमत लेके। मतलब कि आपके कहना का मतलब है कि इमरान खान को इन्होंने हीरो बना दिया है, अगर ये बीच में टांग ना हटाते तो वो ज़ीरो होके उतरता। बिल्कुल, अगर ये इमरान खान को ना हटाते तो ये इलेक्शन घर बैठे जीते हुए थे। ठीक हो गया। वैसे अगर मैं पर्सनल अपनी राय देना चाहूँ तो मेरा ख्याल भी यही है कि अगर अब इमरान खान साहब आए तो 1-2 साल तो मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने आगे अपने बदले लेने शुरू करने हैं। तो ये नहीं होना चाहिए सर, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें ये अपनी हुकूमत में दूसरे को इतना जलील और इतना मतलब कि उसके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं। तो आप देखें कि 150 पर्चे, दिन की 4-4 पेशियाँ। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान पे जुल्म तो हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत में मेरे ख्याल से PMLN के जो कारकुन थे उनके साथ भी यही हो रहा था, उनकी भी दिन में 3-3 4-4 पेशियाँ चल रही थी। तो फिर अब आपका लेकिन सर कुछ चीज़ें ना देखें कि हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किस तरह की बकवास की जाती है। किसी भी पार्टी के खातून हैं, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, तो ये कल्चर नहीं होना चाहिए सियासत में। सियासत नाम है इबादत का, खिदमत का, लेकिन जब सियासत से दीन माइनस हो जाए ना तो फिर ये गलाजत बचती है जो आजकल हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह माओ बहनों को जलील किया जा रहा है, वीडियोस वायरल की जा रही हैं, कभी किसी किस कार्टून की हो रही है, कभी किसी की हो रही है। ये सब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हम इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ मुल्क जो सब कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ हर काम कर रहे हैं। अब अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, उम्मीद है कि कुछ ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए जाएँ। देखिए जी, मेरे ख्याल से हम इंफरादी तौर पर खुद बुरे हैं। सर तैयब उर्दगान तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन अपने अमाल नहीं ठीक करना चाहते। मेरे ख्याल से ये कहना ठीक हो। मेरा ख्याल है कि हम तैयब उर्दवान चाहते हैं कि तैयब उर्दवान हम पर हुकूमत करे, खुद तैयब उर्दवान क्यों नहीं बनना चाहते? यही तो अलमिया है ना, यही अलमिया। वो इसी दुनिया का बंदा है ना, किसी अलग दुनिया का बंदा तो नहीं है। 3 दफ़ा वो भारी अक्सरियत के साथ इलेक्ट होके आया है, तीसरी दफ़ा क्यों? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं आते आखिर? क्या वजह है? देखें जी, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, मौजूदा हालात, उसमें तैयब उर्दवान भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है यहाँ कम से कम इसको अब पटरी पर लाने के लिए भी ना कम से कम पाकिस्तान को 15 साल तो कहीं नहीं गए, वो भी अच्छे बेहतरीन 15 साल। मतलब आपकी उम्र कितनी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गई है। 21 सालों में आपने कुछ समझा होगा, कुछ देखा होगा क्या? अपने शहर सादिकाबाद में या जहाँ आप पढ़ रहे हैं लाहौर में कितने अरबों खरबों लोग होंगे? देखिए जी, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उधर अगर आप देखें तो हल्के फुल्के टाउन्स में भी जो घर है ना, हर घर के अंदर 2 से कम गाड़ियाँ नहीं हैं, और एक गाड़ी उसके अंदर फार्चूनर 4x4 या फिर लैंड क्रूज़र होती है। ठीक हो गया, मतलब कि उनके पास कम से कम ज़्यादा हम बात ना करें तो 2, 2.5, 3 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके गैराज में, 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ जो लाहौर के लोकल्स हैं, जो हॉस्टलाइट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है हॉस्टलाइट्स हैं, लेकिन जो लाहौर की लोकल आवाम है ना वो बहुत अमीर है। मैं वही बात करता हूँ अक्सर कि उधर ना लाहौर में अक्सर लोग ना इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, यूट्यूबर जो होते हैं एंकर्स, तो वो पूछते हैं कि जी इंडिया में इतनी ग्रोथ हो रही है, इतनी उनकी ये इंडस्ट्री चल रही है, आपकी क्यों चल रही है? मैं उन्हें हमेशा एक बात करता हूँ कि उनके पास इन्वेस्टर्स हैं,
पर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट है, वो उनको पता है। और दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी जीडीपी इस टाइम स्टेबल है। उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर 100 करोड़ लगाएंगे तो 2, 4, 5 साल बाद हम इससे 150 करोड़ रुपये निकालेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा जो लोगों के 10, 12, 15 साल से कारोबार चल रहे हैं वो बंद होने पर आए हुए हैं। तो कोई इस हाल में कोई बिजनेसमैन आपको लगता है कि कोई इन्वेस्ट करेगा, करना चाहेगा? हालांकि ये हालात है कि जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने विड्रा कर लिया इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही है अहमद साहब, ऐसे है कि हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि कोई भी हुक्मरान आए ना, इन्वेस्टर्स को सहूलतें नहीं दी जा रही। देखिए मेरे ख्याल से इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान क्या ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की थी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट था कम से कम खुद नहीं खाएगा ये पैसा। देखें अगर हम ज़्यादा बात ना करें तो एक लेवल पर तो करप्शन रुक गई थी इमरान खान की हुकूमत में, वज़ीर-ए-आज़म लेवल पर। ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। सर वज़ीर-ए-आज़म खुद नहीं, कभी भी नहीं करता होता। देखें जो नाअहल हुए हैं वो करप्शन की वजह से ही हुए हैं। नवाज शरीफ को नाअहल किसी और वजह से किया गया। किस वजह से किया गया? इस राज से आज आप पर्दाफाश करें। बस छोड़ें उस वजह से। कामा सिर्फ एक बहाना था, उसको किसी और वजह से नायब किया गया। आप बच्चे नहीं हैं। सर उठाने की वजह से। हाँ जी, सर उठाने की वजह। और इसी वजह से इमरान खान साहब को निकाला गया। हाँ जी, मतलब कि जो भी सर उठाने की कोशिश करेगा उसका सर कलम हो जाएगा। सर इन 75 सालों में जो जिसने अच्छा मैं एक सवाल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नो कमेंट्स करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं एज अ यंगस्टर ना सोचता होता हूँ, पहले मेरे ना बड़ा ना फ़ख्र होता था ISI पे कि देखें जी पाकिस्तान में बैठकर पेंटागन, CIA दुनिया की जो नंबर 1 पर आती है इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद, उनकी अंदर की जो खबरें हैं पाकिस्तानियों को वो तक पता है, पाकिस्तानी जनरल्स को पता है, पाकिस्तानी जो वो हैं कालम निगार हैं उनको वो बातें पता हैं। ठीक हो गया, इतनी प्राइवेट बातें। और मैं ये नहीं सोच पाता कि ये कैसे हो सकता है कि ये अपने मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है उसके कातिल को ना पकड़ सकें, उसके कातिल का पता ना लगवा सकें। सर मैं इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारे अदारों में काबिलियत है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हम काम करना नहीं चाहते। जो हमारी प्योरिटीज़ है ना, जो हमें काम करना चाहिए, अच्छा जो हमारी प्योरिटीज़ हैं, जो हमें काम करना चाहिए, हम वो नहीं करते, हम उसके उल्ट काम करते हैं। मतलब कि आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि वो खुद नहीं चाहते कि कातिल पकड़े जाएं। ऐसे तो ही क्या इसका मतलब ये है कि कत्ल उनकी तरफ मंसूब होता है? सर कहीं ना कहीं होता है, साथ होता है ना। ठीक हो मैं गया, आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आप एक अदारे के हेड हैं, ठीक हो गया। तो आप अगर आप सीधे हो जाएं, आप काम करना चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते? देखें जी, काम करना चाहें तो काम तो बिल्कुल हो सकता है, काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं ज़ाती तौर पर काम करना चाहूँ तो अगर मैं खुद हरामी पर बैठ जाऊँ, मैं खुद हराम खाने पर बैठ जाऊँ, उनको कहूँ जी आप हराम खाएं, 10%, 15%, 20% मेरा रखें बीच में। अहमद साहब मैं अपनी कोई बढ़ाई बयान नहीं करने लगा यहाँ पे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं सन 2014 में ना एक अदारे का एक तहसील में हेड लग गया, ठीक है, तहसील हेड लग गया मैं उस अदारे का। जो मैंने जाके ना कोई हफ्ते डेढ़ में जो काम समझा, जो मैंने देखा, जो मेरा डिपार्टमेंट था, जो मैंने काम करना था, उस डिपार्टमेंट में 15% जेन्युइन काम था, ठीक हो गया, 85% फेक काम था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 35-40 दिनों में वो जो 15% जेन्युइन था वो 85% जेन्युइन हो गया। ठीक हो गया, ठीक है, मेरे कोई सीन तो नहीं लगे, मैं अलग दुनिया से तो नहीं आया, लेकिन बंदे का ज़मीर हो ना जिंदा, अगर बंदा करना चाहे तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अगर हम इंफरादी कोशिश करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपना एहतसाब करें, अपने आसपास वाले लोगों को गलत काम से रोकें, ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम उन्हें
हयाई दिलवा दें, उन्हें कोई कुरान और सुन्नत कोई हदीस उनको सुना के बयान कर दें कि भाई इसका इतना गुनाह है, तो शायद कोई रुक सकता है। लेकिन आजकल का अलमिया ये बन चुका है, हालांकि बतौर आखिरी उम्मत हम पर फ़र्ज़ था कि हमें काम दिया गया था कि हमने इस्लाम को फैलाना है, बुराई को रोकना है, और हम वही काम भूल चुके हैं। हम नमाज की तरफ बुलाते हैं, मस्जिदें पढ़ने पर लगे हुए हैं, लेकिन जो इंसानी हकूक़ हैं उसका जब बात आती है ना, वो पूरा नहीं कर पाते हैं हम उसमें, ना हम बोलते हैं क्योंकि हम खुद नाकिस हैं उसमें। बिल्कुल। जब तक हम खुद नहीं कोई काम कर सकते तो दूसरे को तलकीन नहीं कर सकते। एक मेरे जानने वाले हैं नॉन मुस्लिम, तो मेरा दोस्त, हम तीनों बैठे थे, उसको कहता जी आप इस्लाम कबूल कर लो। अहमद साहब उसने हम दोनों को शर्मिंदा कर दिया, तक किस बुनियाद पर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। देखिए जी, मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, आपको उन्हें बताना चाहिए था कि इस्लाम बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं, मुसलमान बुरे बन चुके हैं। हाँ जी, ऐसे ही। जैसे कि आज से तकरीबन कोई अल्लामा इकबाल साहब को फोत हुए तकरीबन कुछ 70, 80, 90 साल हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले उनकी कुछ साल पहले वफ़ात हो गई थी, 38 में 240 और 60, 62 और तकरीबन 85 साल हो गए उनकी वफ़ात को। ठीक हो गया। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था कि वो मोअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। बिल्कुल। कि जब वो मुसलमान थे ना, हमारे बावजूद, तो वो मोअज़्ज़िज़ बहुत थे ज़माने में। अगर उनके पास मालो दौलत नहीं था ना, दुनिया उनसे डरती थी कि ये गैरतमंद है। आज हम कुरान पाक एक इतना बड़ा मौजज़ा अल्लाह पाक का हमारे पास मौजूद है, ज़िंदा मौजज़ा अल्लाह पाक का हमारे पास मौजूद है, हम उसके बयान करने वाले होकर भी हम दुनिया में ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमें देखकर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक हो गया। जैसे हमारे हालात हैं, मुल्की हालात हैं, कौमी हालात हैं, तो इसी तरह अल्लामा इकबाल साहब ने खुद शिकवे किए थे और खुद ही जवाब में कहा था, शिकवा किया था कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमसे, फिर भी हमसे शेर मेरे ज़हन से निकल गया। आप उस दिन मुझे खुद बता रहे थे कि हमारे माशरे में कैसे कैसे गुनाह आ चुके हैं। बिल्कुल। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारी यूथ फिर भी हमसे गिला के वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो उसके जवाब में उन्होंने खुद ही कहा था कि हैदरी फ़क्र है, ना दौलत उस्मानी है, ना हज़रत अली जैसी फ़ख्र है। अगर वो गरीब थे ना, तो उनके अंदर जज्बा ईमानी इतना ज़्यादा था, उनको अल्लाह ताला पर यकीन था, उन्हें किसी अल्लाह के अलावा किसी मददगार पर कोई ट्रस्ट नहीं था। ना उनके पास हमारे जो आज के मुसलमान हैं, हज़रत उस्मान जैसी उनके पास दौलत है। हज़रत उस्मान के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ था। ठीक हो गया। अगर अगले दिन मैं देख रहा था कि वो कन्वर्ट कर रहे थे आज की दुनिया के पैसे के हिसाब से, तकरीबन खरबों में उनके पास मालो ज़र था, लेकिन क्या था, सब का सब अल्लाह की राह में कुर्बान किया उन्होंने। आज हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। ठीक हो गया। लेकिन कोई अल्लाह की राह पर खर्च करने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक हो गया। तुम्हें क्या उनसे असलाफ से निस्बत रूहानी है, ठीक है, ना उन जैसी तुम्हारे पास फ़क्र है, ना उन जैसी दौलत है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने अल्लाह के काबे को ज़मीनों से सजाया? तुमने कैसे अल्लाह के कुरान को सीने से लगाया? सीनों से तो लगाया उन्होंने, इस्लाम तो खिलाया उन्होंने, तुमने क्या किया आगे? तुमने तो आगे मुसलमानों को ज़लील व ख़वार करवाया आज तक। वही अहमद साहब, तौबा नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होते तो हमसे पहले की जो कौमें थी वो एक गुनाह करती थी, तो उनके साथ क्या क्या होता था। देखिए जी, ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। नहीं तो अल्लाह पाक ने तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा ओपन हैंड दिया था कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं दो पहाड़ों के दरमियान इनको पेवस्त कर देता हूँ, इनका नामो निशान नहीं रहेगा दुनिया पर। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनके अंदर से ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह के दीन को मानेंगे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है जमहूरियत से ज़्यादा एक ऐसे इक़्तिदार की जो खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज़ निज़ाम पर होता था। अहमद साहब, हमारे पाकिस्तान में
कभी भी, मेरी ये बात आप नोट कर लें, कभी भी इस्लामी हुकूमत नहीं आने दी जाएगी। उसकी वजह कौन नहीं आने देगा? मुसलमान नहीं आने देंगे या बाहरी दुनिया नहीं आने देगी? जो हम तो अपने आप को चला ही नहीं रहे, हमें तो बाहर की ये क्या कहते हैं बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें चला रही हैं, वो नहीं आने देंगी। हालांकि वो देखें, वो हमारे कुरान से, हमारी किताबों से पढ़कर अपना मसीहा जिनको जानते हैं दज्जाल को, उसके लिए उन्होंने इतनी राहें हमवार कर दी हैं, इतनी राहें हमवार कर दी हैं हर चीज़ टेक्नोलॉजी को। जिस तरह कुरान पाक में या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई हैं कि दज्जाल जब चाहेगा जैसे चाहेगा वहाँ पर बारिशें बरसा सकेगा। आप देख लें जी, आज कल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो अपने मसनूई बारिशें कर सकते हैं, मसनूई सुनामी ला सकते हैं। आपको पता है जापान में जो सुनामी आई थी उसका अभी भी केस चल रहा है आलमी अदालत में ना, आलमी अदालत में अभी भी उसका केस चल रहा है कि ये यूएसए की तरफ से मसनूई लाया गया था। उसके बाद हमारे टीचर ने बताया था कि इसके ऊपर ना बुश कुछ था, अक़वाम मुत्तहिदा का कुछ था, कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ना बुश के बाद एक किसी मुल्क का आया वज़ीर-ए-आज़म, तो उसने आकर ना बुश को बहुत बुरी बातें सुनाई। तो उसे कहा कि मुझे यहाँ से ना सूअर की स्मेल आ रही है, पता नहीं कौन सूअर इंसान यहाँ पे खड़ा था जो बातें कर रहा था, मतलब कि उसके मुंह पे उसकी बातें सुनाई। और उसके बाद कुछ टाइम के अंदर वो कैंसर की मर्ज़ की वजह से मर गया। और उसका भी केस चल रहा है कि ये इनकी तरफ से मसनूई उसके अंदर उसको बीमार किया गया है। जैसे कि ये अभी रिसेंटली वबा फैली थी कोरोना की, ये भी कहा जाता था कि मसनूई है। आप देखें कि वो कितनी उसके लिए वो कर रहे हैं। और हम मुसलमान होकर, जबकि हमें पता है, हमारा पुख्ता ईमान है कि जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है, हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आना है, तो उनकी फ़ौजें बननी है। तो ये मुसलमान क्यों नहीं करते होते, क्यों नहीं उसके लिए तैयारियाँ करते, क्यों नहीं वो एक जो इस्लाम का किला बनना है उसको अभी से बनाने की कोशिश करते हैं? अहमद भाई, हमारा अलमिया ये है कि आप माशाल्लाह सीए कर रहे हैं, आपका जो इम्तिहान होता है आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आना है, फिर भी आप रात दिन रट्टा लगाते हैं। ठीक है, हमारी आखिरत में जो क़यामत, बरोज़े क़यामत, ठीक है, रोज़े महशर, हमें पता है कि क्या हमारे सवाल हैं, क्या जवाबात हैं, फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं करते। ये गफलत है हमारी। ठीक है, और दूसरा जो टाइटैनिक का भी हुआ है, वो जो आप दोस्त है, वो तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था कि तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह से खुदा भी डुबा नहीं सकता, तो वो कुछ घंटों में डूब गई थी। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो आज तक जो भी उसको देखने गया है तो वो वापस नहीं आया। तो आप देख लें कि वो शहज़ादा दाऊद और उसका बेटा और बाकी 3 लोग, ये हादसा पहले से लिख लिया गया था। इसकी क्या वजह है, आप क्या इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखें जी, मुझे मेरी जहाँ तक रिसर्च है ना, तो एक है मैट्रिक्स नाम की चीज़, एक इल्यूमिनाती नाम का ग्रुप है, फ्री मेसन्स के नाम का ग्रुप है, जिसके बारे में बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो इस्लामिक हैं, यूथ क्लब वाले जो हैं, तोहा इब्न जलील वाले, और एक और वो दूसरे हैं स्पीकर हैं बड़े अच्छे, उनका मेरे ज़हन से नाम निकल गया, वो बात कर चुके हैं इस पर कि दुनिया के निज़ाम को, हमारा तो क़ीदा है कि अल्लाह पाक चला रहा है, लेकिन आगे का निज़ाम जो है वो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा है इल्यूमिनाती ग्रुप के थ्रू, फ्री मेसन्स के थ्रू। वो जिस तरफ दुनिया को लेके जाना चाहते हैं उसी तरफ जा रही है दुनिया। ठीक है, और एक कार्टून आते हैं सिम्पसन्स के नाम से, उसके अंदर 10-15 साल पहले प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं जो वाक़यात होने हैं। ये जो आपकी टाइटन नाम की जो आबदोज़ जो हुई है, डूबी है, उसकी भी एपिसोड अवेलेबल है, 9/11 की एपिसोड भी अवेलेबल है, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की भी अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, और 90% उनकी प्रेडिक्शन सच होती है। ठीक हो गया, तो क्या आपको लगता है कि ये एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है, या एक प्री प्लान्ड चीज़ें हैं? आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दुनिया में एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है इस टाइम। मेरे सुनने में यहाँ तक भी आया है कि शाहिद खान अफरीदी का भी पहले से मुकर्रर होता था कि हर मैच में उसने कितना स्कोर करना है। बक्कार ज़का को
वकार ज़का को इस ग्रुप के नाम के साथ जोड़ा जाता था। वकार ज़का के शो पर उसको लड़की ने ओपन चैलेंज किया था कि आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं, आपकी बॉडी के ऊपर उनका साइन है। तो उन्होंने वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, जहाँ तक हमें यूट्यूब से, गूगल से जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हमें बताया जा रहा है, वहाँ तक हम देखें। लेकिन ये आजकल एक बहुत बड़ा ना कंट्रोवर्सी चल रही है। एंड्रयू टेट के नाम के एक शख्स हैं फ़ौरन, वो इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। वो बहुत हद तक इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और उनको मारने की कोशिश की जा रही है, जेल में रखा जा रहा है, उनको बीमार करने की कोशिश की जा रही है और वो दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैट्रिक सिस्टम से निकलें, कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको धकेला जा रहा है। देखिए आजकल हमारी जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दर्स का नाम तो हमने दिया हुआ है उसको, लेकिन वहाँ पर दर्सगाह का नाम दिया हुआ है, वहाँ पर दर्स नहीं हो रहा। दर्स होता है जहाँ पर इस्लामी तालीमात दी जाए, दर्सगाह वो होती है। वहाँ पर तो आजकल फहाशी की वो दिए जा रहे हैं, किस तरह आपने फहाशी करनी है, किस तरह फुल ओपन हैंड दिए जा रहे हैं कि ये लें जी, ये आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपका जो दिल करता है आप करें। यहाँ पर ना कोई पूछने वाला, ना रोकने वाला, ना टोकने वाला। 6 महीने बाद उन्हें 1.5, 2, 3 लाख रुपए अपनी फीस है ये एक बच्चे से, और वो उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल किए हुए हैं। 6 महीने के अंदर कोई 5-7 ऐसे प्रोग्राम करवा देते हैं जिसके अंदर डीजे होता है, लड़कियाँ लड़के नाच रहे होते हैं, ड्रग्स चल रही होती हैं। आपके पास ऐप मौजूद है टिकटॉक पे जो भी हमारी पाकिस्तानी वीडियोज़ हैं लड़कियों की या लड़कों की, वो ज़्यादातर किस फहाशी पर जिस्म दिखा रहे हैं अपना फॉलोअर्स लेने के लिए, और ड्रेसिंग देखें। और सबसे बड़ी बात लेकिन ये अभी कल मैंने एक मीम देखा जो मज़ाहिर ने तस्वीरें बनाई होती हैं, मीम जिसे कहते हैं, कि नीचे पुराने ज़माने के ना किसी बादशाहों की ना 2 की ना तस्वीरें लगाई हों और ऊपर ना लड़की की ना टिकटॉक की वीडियो लगाई हो, वो ना छोटे कपड़े पहन कर डांस कर रही हो। तो वो एक दूसरे को कह रहे थे कि हम इसके ऊपर इतने दिनार खर्च करते थे, इतने पैसे ज़ाया करते थे जो आजकल फ्री मिल रहा है आपको। लेकिन जो काम छुप छुपाए किए जाते थे ना, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में शुरू से कुछ गुनाह नहीं थे, पहले थे छुप छुपा किए जाते थे, लेकिन अब आज के दौर में इतना खुला किया जा रहा है कि कोई डर, खौफ, खुदा का खौफ, किसी का कोई खौफ नहीं रह गया, कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं रहेगी किसी की। हर बंदे गुनाह की लज्जत में फंसा हुआ है। हम अपने बच्चियाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जाकर वीडियोस बन रही होती हैं, व्लॉग्स बन रहे होते हैं, टिकटॉक्स बन रही होती हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। तो मजमूई तौर पर हमारा माशरा तकरीबन तबाह व बर्बादी की तरफ गामज़न है। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी है। दिखाएँ